गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास है प्रस्तावना पे। प्रस्तावना हमारे संविधान का वो भाग है जिसमें पूरे संविधान का सार निकाल करके लिख दिया गया है। देखिए, हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, बहुत ही बुद्धिजीवी थे, ये हम सब जानते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा प्रमाण है हमारी प्रस्तावना कि पूरे संविधान के 22 भागों का निचोड़ निकाल करके, सार निकाल करके सिर्फ 15 से 20 लाइनों में लिख दिया है। यदि भारत के बारे में कोई जानना चाहे और वो व्यक्ति जैसे कभी भारत नहीं आया हो, उसने कभी संविधान भी ना पढ़ा हो, लेकिन यदि वो सिर्फ हमारी प्रस्तावना को पढ़ ले तो उसे एक मोटा मोटी आइडिया हमारे भारत के बारे में लग जाएगा। तो इतनी खूबसूरत है हमारी प्रस्तावना। संविधान भी हमारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन प्रस्तावना की तो देखिए बात ही कुछ और है। सिर्फ 15-20 शब्द हैं, 10-12 लाइन हैं और इसी के माध्यम से हमारे देश के बारे में एक मोटा मोटी एक रफ आइडिया लग जाता है कि हमारा देश किस तरह से कार्य करता है, कैसी हमारी शासन प्रणाली है, कौन से हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। तो इन सब बातों का एक अंदाजा, एक आइडिया लग जाता है प्रस्तावना को पढ़ने से। चलिए प्रस्तावना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना की उत्पत्ति या प्रस्तावना अस्तित्व में कैसे आई। प्रस्तावना की उत्पत्ति या उद्भव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और उसी उद्देश्य प्रस्ताव से निकली है हमारी प्रस्तावना। इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना या प्रियम्बल का एक नाम इसीलिए उद्देशिका भी है। तो अभी हमने देखा इसका उद्भव, अब हम देखेंगे इसके तत्व। प्रस्तावना के तत्व, आखिर कौन से वो एलिमेंट हैं जिनसे मिल करके प्रस्तावना बनी है। क्योंकि देखिए, आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को देख पा रहे हैं, जितनी भी फिजिकल गुड्स हैं, वो सभी किसी ना किसी एलिमेंट से मिलकर बनी है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि जैसे चाय के क्या तत्व हैं या चाय किन एलिमेंट से बनती है, तो आप बताते हैं पानी, चाय पत्ती, दूध और चीनी। इनको डालने से हमारी चाय बन जाती है। तो ये चारों क्या हैं? चाय के एलिमेंट हैं। ठीक इसी तरह से हमारी प्रस्तावना के वो कौन से तत्व हैं जिनसे मिलकर के प्रस्तावना बनी है। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से तत्व हमारी प्रस्तावना में हैं, और हमें लगता है कि पूरी प्रस्तावना तो हमें याद थी, फिर तत्व कैसे छूट गए और हमें वो क्वेश्चन क्यों नहीं आया कि वो कौन से तत्व हैं। तो देखिए, आज की क्लास का हमारा टारगेट है कि प्रस्तावना के इन शब्दों में अर्थ को तो जानेंगे ही जानेंगे। जो ये शब्द हैं, ये लाइन है, इनका क्या अर्थ है वो तो डेफिनेटली जानेंगे। इसके अलावा हमारे संविधान निर्माताओं ने किस इंटेंशन, किस भावना, किस मोटिव को लेकर के प्रस्तावना और संविधान का निर्माण किया था, आज हम वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा प्रस्तावना का उद्भव कैसे हुआ है, उद्देश्य प्रस्ताव से। अब हम देख रहे हैं प्रस्तावना के तत्व। देखिए, प्रस्तावना के तत्व में पहला तत्व है संविधान को अधिकार देने का स्रोत। संविधान को अधिकार देने का स्रोत वो कौन सा सोर्स है जो हमारे संविधान को अधिकार देता है। देखिए, सब ये हमारा पहला तत्व है, संविधान को अधिकार देने का स्रोत। तो हम भारत के लोग वो सोर्स हैं, वो स्रोत हैं जो हमारे संविधान को अधिकार देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो हम भारत के लोग हमारी प्रस्तावना का पहला ही शब्द है, हम भारत के लोग। देखिए, प्रस्तावना में लिखा गया एक एक शब्द
बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत भावनाओं के साथ इन शब्दों को लिखा है। क्योंकि देखिए, संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो हमने 200 सालों की गुलामी से तो आज़ादी पाई थी। उससे पहले हमारे देश में राजतंत्र चल रहा था। तो आप उनकी विडंबना समझिए कि कितना रोष उनके मन में था। उसे दूर करने के लिए सबसे पहला शब्द क्या लिखा है? हम भारत के लोग, यानी लोगों को सबसे ज़्यादा महत्व देना है। यही हमारे संविधान की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि हमने सबसे ज़्यादा महत्व लोगों को दिया है, भारत के नागरिकों को दिया है, और उन्हीं के लिए संविधान बनाया गया है। तो उस गुलामी से, उस मोनार्की राजतंत्र से आज़ादी मिलने पे जब संविधान और प्रस्तावना बनाई जा रही थी, उस समय देखिए पहला शब्द जोड़ा गया है, हम भारत के लोग, जो कि बहुत खूबसूरत शब्द है। और यहाँ पे इस प्रस्तावना के एंड आते आते आपको ये महसूस होगा कि ये हम भारत के लोगों की क्या ताकत है। तो पहला सोर्स जो है वो याद रखना है, पहला एलिमेंट हमारा है संविधान को अधिकार देने का स्रोत, और वो स्रोत है हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक, हम हैं वो स्रोत। अब देखिए दूसरा तत्व देखते हैं। दूसरा तत्व है भारतीय राज्य की प्रकृति। भारतीय राज्य की प्रकृति। अब इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश का नेचर कैसा है। ये हमारा दूसरा एलिमेंट है, दूसरा तत्व है। देखिए, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये 5 जो शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 वो शब्द हैं जो हमें हमारे देश का नेचर, प्रकृति को बताते हैं। जैसे आप सभी लोग ये कहते हैं कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, जैसे मम्मी, उनका नेचर कैसा है, तो आप लोग बताते ही हैं जनरली कि पापा ऐसे स्वभाव के हैं, मम्मी ऐसे स्वभाव की हैं, मेरे भाई का नेचर ऐसा है। तो आज की क्लास के बाद आप ये भी बता पाएंगे कि हमारे देश का नेचर कैसा है, हमारे भारत राज्य की प्रकृति कैसी है। ये हमारा दूसरा तत्व है, और इस तत्व के लिए हमें 5 शब्दों का अर्थ जानना है, जिससे हमें पता चले कि कैसा नेचर, कैसी प्रकृति है हमारे देश की। तो देखिए, सबसे पहला शब्द इसमें है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब क्योंकि इस भावना को लगातार आप अपने दिमाग में रखिए कि राजतंत्र और गुलामी से आज़ादी मिलने के बाद संविधान निर्माता किन शब्दों का चयन करेंगे, तो वो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। पहला शब्द हम भारत के लोग, दूसरा शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये हमें हमारा पास्ट बता रहा है। ये वाला शब्द जोड़ने का मतलब है कि हमारा पास्ट गुलामी वाला रहा था। जैसे अगर प्रेजेंट के सिनेरियो में मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में आपको सबसे पहले अपने जीवन में क्या चाहिए, तो 99.99% लोगों का आंसर होगा एक गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि आप बेरोजगारी से त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल नाक आ चुके हैं। ठीक उसी तरह हमारे भारत की जनता भी गुलामी से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी। तो संविधान निर्माताओं ने शब्द जोड़ा है प्रस्तावना में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत पे आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में अब किसी ताकत का ना दबाव होगा, ना हम किसी के अधीन हैं। हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए। भारत देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला देश है, अपने निर्णय स्वयं ले सकता है और खुद पे ही डिपेंड है। ना हम किसी के दबाव में हैं, ना किसी के नियंत्रण में हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यही मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ये दूसरा शब्द। अब देखिए, समाजवादी, हमने समाजवादी शब्द अपनाया है, हमारी प्रस्तावना में लिखा है। ये समाजवादी शब्द कार्ल मार्क्स की देन है। ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा है समाजवाद। और देखिए, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा में समाजवाद है वो वर्ग संघर्ष पे आधारित है।
उसमें एक सर्वहारा वर्ग, एक बुजुर्गा वर्ग, यानी एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग के बीच में संघर्ष को बताया गया है। लेकिन हमारे देश में, हमारे भारत में जो समाजवादी शब्द हमने लिया है उसमें कहीं से कहीं तक वर्ग संघर्ष नहीं है। हमारा आपसी भाईचारे से समाज के हित में किया गया काम है। हमारा जो समाजवाद है वो भाईचारे के साथ है, ना कि वर्ग संघर्ष वाला है। और एक बात और समाजवादी शब्द के लिए याद रखना कि समाजवादी शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा ये शब्द जोड़ा गया है। समाजवादी, दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष और एक तीसरा शब्द अखंडता। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी। देखिए, 1973 से पहले प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जा रहा था, क्योंकि जब हम भारत के मुख्य केस देखेंगे उनमें हमें पता चलता है कि बेरोजगारी वाले मामले में 1960 में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1973 के केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने कहा, अपना पूरा विचार बदल करके फिर निर्णय दिया और कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, बहुत मुख्य भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से संशोधन किया जा सकता है जैसे बाकी के संविधान में किया जा सकता है। तो जैसे ही 1973 में ये वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का और इंदिरा गांधी को पता चला कि अच्छा, प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, तो देर किस बात की है, कर दो संशोधन। और देखिए 1976 में संशोधन किया गया। और याद रखना, प्रस्तावना में आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है, क्योंकि ऐसा सिर्फ इंदिरा गांधी ही कर सकती थी। तो सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है प्रस्तावना में, वो 42वां था, 1976 में हुआ। और 3 शब्द इसके माध्यम से जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बहुत बार क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये फैक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन से शब्दों को जोड़ा गया था या कौन से शब्द हमारी मूल प्रस्तावना में नहीं थे। चलिए, समाजवादी हमने देखा कि हमारा जो समाजवादी शब्द है जो हमने लिया है, इसका अर्थ है पूरे समाज के हित से। अगर हम समाजवादी शब्द को इकोनॉमिक्स के कंटेस्ट में देखते हैं तो हम उत्पादन और वितरण को देखते हैं कि समाजवाद में उत्पादन और वितरण के संसाधनों पे नियंत्रण राज्य का होता है पूरी तरह से। और इसके ठीक विपरीत पूंजीवाद में उत्पादन और वितरण के संसाधनों पे किसी का नियंत्रण ना होकर के बाजार के हवाले उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो वो समाजवाद तो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर सब्जेक्ट में, लेकिन प्रस्तावना में, हमारे संविधान में जो समाजवादी शब्द लिया है वो है आपसी भाईचारे के द्वारा पूरे समाज के हित के संदर्भ में। क्योंकि देखिए, पूरी तरह से हम समाजवादी नहीं हैं, हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपना लिया है, तो इसलिए हम पूरी तरह तो समाजवादी नहीं हैं। लेकिन इसमें शब्द में भावना क्या निहित है, वो है पूरे समाज का हित। अब अगला शब्द देखते हैं, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का शब्द हमारी सरकार ने या हमारे संविधान निर्माताओं ने पॉजिटिव सेंस में लिया है। पॉजिटिव सेंस में कैसे लिया है कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों शब्द अलग अलग हैं, इन्हें कभी भी एक मत समझना आप। धर्म निरपेक्ष बहुत ही संकीर्ण शब्द है, उसकी जो धारणा है वो बहुत संकीर्ण है, लेकिन इसका एरिया, पंथ निरपेक्ष का एरिया ब्रॉड है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारा राज्य नास्तिक है, हमारा देश नास्तिक है, ये मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इसका मतलब है कि हमारा राज्य, हमारा देश सभी धर्मों का सम्मान करेगा, सर्वधर्म समभाव वाली भावना से राज्य कार्य करेगा। तो देखिए, इसका अगर पंथ निरपेक्ष का अच्छा एग्जाम्पल अगर हम वर्तमान की ही सिचुएशन का देखें, तो जब फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचा था,
तो उसके लिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ ने चारों ही बड़े धर्म के लोगों को बुलाया हुआ था, चारों ही बड़े धर्म के रिप्रेजेंटेटर को बुलाया हुआ था। जैसे हिंदू धर्म के लिए पुजारी को बुलाया हुआ था, इसके अलावा अगर ईसाई या क्रिश्चियन धर्म को देखें तो फादर या पादरी को बुलाया हुआ था, सिख धर्म के लिए ग्रंथी जिसे कहते हैं गुरु या ग्रंथी उनको बुलाया हुआ था, और मुस्लिम धर्म के रिप्रेजेंटेटर मौलवी को बुलाया हुआ था। तो इससे हमें और भी क्लियर पता चल जाता है कि हमारा राज्य, हमारा देश किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता, किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता, किसी एक धर्म को नहीं मानता, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों का आदर करता है। तो इसलिए हमारा जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो नेगेटिव सेंस वाला नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा राज्य, हमारा देश सभी धर्मों को अपनाता है, उनका सम्मान करता है। और इसीलिए तो ये शब्द, ये पांचों शब्द बता रहे हैं हमारे देश के नेचर को, कि हमारा भारत जो है वो किस नेचर का है। तो हमारे भारत का नेचर है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, पूरे समाज का हित चाहता है, इसके अलावा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सारे निर्णय स्वयं लेता है बिना किसी दबाव के। अब देखिए अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक। ये तो प्रस्तावना में लिखना बनता ही था संविधान निर्माताओं के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसी का तो प्रयास पिछले 200 सालों से हम कर रहे थे लगातार। तो देखिए लोकतंत्रात्मक, इब्राहिम लिंकन की वो लाइन सबसे ज्यादा प्यारी है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र है। तो हमारे यहाँ भी जनता का शासन है, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। तो हमारा क्या है? भारत लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी को हमने अपनाया है। अगला शब्द है गणराज्य। देखिए लोगों का तंत्र बता दिया, उसके बावजूद शब्द क्या जोड़ा है? गणराज्य, रिपब्लिक। इसको जोड़ना क्यों उचित समझा उन्होंने? क्योंकि संविधान निर्माता कोई द्विधा नहीं चाहते थे या किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं चाहते थे। तो लोकतंत्र है, उसके साथ ही गणराज्य इसलिए जोड़ा ताकि ये क्लियर हो सके कि हमारा कोई भी पद वंशानुगत नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा पद, सबसे प्रमुख पद राष्ट्रपति का पद, वो भी निर्वाचित है, वंशानुगत नहीं है। तो इस बात को क्लियर करने के लिए कि कहीं ब्रिटेन की तरह पैरेलल में राजशाही ना चलती रहे, डेमोक्रेसी और साथ में राजशाही भी, ऐसा हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भारत। तो भारत में जनता का शासन है और कोई भी पद यहाँ पे वंशानुगत नहीं है। तो ये गणराज्य का अर्थ हुआ। अब हमने यहाँ पे इन 5 शब्दों के माध्यम से देख लिया कि हमारे देश की, हमारे भारत का नेचर या प्रकृति कैसी है। अब हम बात करते हैं तीसरे तत्व की। तीसरा तत्व है कि भारत के संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था। संविधान निर्माताओं के मन में, उनके मन मस्तिष्क में ऐसे कौन से उद्देश्य थे, कौन सा मोटिव था, क्या पर्पस था कि संविधान बनाया गया। तो तीसरा जो तत्व है ये है उद्देश्य। संविधान को बनाने का उद्देश्य या पर्पज, ये हमारा तीसरा एलिमेंट है। अब देखिए इस एलिमेंट उद्देश्य को कहाँ समझाया गया है? उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ये इतनी लाइन है जो कि हमारा उद्देश्य बताती हैं कि हमारे भारत में संविधान को बनाने का, लागू करने का उद्देश्य क्या था। हमारे संविधान निर्माताओं ने किस लिए संविधान का निर्माण किया और वो क्या चाहते थे भारत से। तो देखिए ये अब हम समझते हैं उद्देश्य या पर्पज, मोटिव क्या था। तो देखिए पहला शब्द है उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सबसे पहली बात उद्देश्य में की गई है न्याय की। यदि क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए कि उद्देश्य कौन कौन से थे प्रस्तावना में,
कौन कौन से उद्देश्य लिखे गए हैं। तो आप उद्देश्य देख रहे हैं, न्याय, उसके बाद में है स्वतंत्रता। किन चीजों की स्वतंत्रता दी है वो भी हम देखेंगे, लेकिन उद्देश्य क्या थे? न्याय देना। कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके बाद स्वतंत्रता देना। कौन सी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद उद्देश्य था प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो तीसरा उद्देश्य है समता, समानता स्थापित करना। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो बंधुता है हमारा चौथा शब्द। याद रखना, अगर न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता दे दिया जाए क्वेश्चन में और पूछा जाए कि ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये हमारी प्रस्तावना के उद्देश्य हैं, हमारे संविधान के निर्माण का पर्पज हैं ये शब्द। अब इन शब्दों को देखते हैं। सबसे पहला है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। देखिए, न्याय हम 3 तरीके के चाहते हैं और इन तीनों को इसी सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहले सामाजिक न्याय, फिर आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय। देखिए, सामाजिक न्याय जोड़ने के पीछे उद्देश्य ये था कि हमारे समाज के सभी लोगों को बराबरी का दर्जा मिल सके, क्योंकि जब तक संविधान नहीं बना था, संविधान लागू नहीं हुआ था, तब तक, और हमारी कॉलोनियल स्टेज में कह सकते हैं हम, जब ब्रिटेन के गुलाम थे हम, तो उस समय भारत में सभी लोगों को समानता का दर्जा नहीं था, हर व्यक्ति को बराबर नहीं समझा जाता था और वोट देने का अधिकार भी सभी को नहीं था। तो सोचिए, इसीलिए सबसे पहला न्याय क्या दिया है? सामाजिक न्याय। सभी लोगों को बराबर समझा जाएगा, चाहे वो SC ST से बिलोंग करते हों, चाहे वो उच्च स्वर्ण जातियां हों, सभी को समान समझा जाएगा। तो सबसे पहला सामाजिक न्याय। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय कैसे होगा? राजतंत्र में सारा अर्थव्यवस्था का मामला या पूरा राजकोष भरा रहता था सिर्फ राजा का, प्रजा को कोई अधिकार नहीं होते थे। हम चाहते हैं आर्थिक न्याय हो। यहाँ पे ये तीनों ही शब्द DPSP में दिए गए हैं। याद रखना, तीनों ही शब्द DPSP का भाग है। आर्टिकल 38, राज्य का ये कर्तव्य है कि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को निश्चित करे, ये राज्य का कर्तव्य है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इन शब्दों का अर्थ तो हम जान ही रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को प्रस्तावना के अलावा संविधान में कहाँ लिखा गया है? तो आर्टिकल 38 में यही बात लिखी गई है। तो देखिए, आर्थिक न्याय हमारा आर्टिकल 39 ये कहता है कि राज्य का ये भी कर्तव्य होगा कि वो आर्थिक गतिविधियों का या अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण ना होने दे, यानी आर्थिक लाभ भी सभी लोगों को मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित करे राज्य, ये राज्य का कर्तव्य है। और हमारे संविधान निर्माताओं का ये उद्देश्य चल रहा था कि हमारे समाज में आर्थिक न्याय होना चाहिए। तीसरा है राजनीतिक न्याय। देखिए, राजनीतिक न्याय के अगर सिर्फ शब्द को हम समझें तो राजनीति में न्याय, लेकिन इसकी भावना को समझें तो भावना ये कहती है कि राजनीतिक न्याय यानी प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार। और आप देखिए, भारत में 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति वर्ग से संबंधित हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। इवन जेंडर भी इक्वलिटी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, सभी को 18 वर्ष से ऊपर हर वर्ग, हर लिंग के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। तो ये क्या है? राजनीतिक न्याय। अगर इसे हम थोड़ा सा और ब्रॉड में समझें तो देखिए, जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व राजनीति में नहीं है या बहुत कम है, उसे आगे लाने के लिए आरक्षण की सुविधा। इसीलिए पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उनमें 33% आरक्षण किया गया है महिलाओं के लिए, और यही आरक्षण लोकसभा में भी देने की बात चल रही है। लेकिन देखिए, तुच्छ राजनीति कह लीजिए या हमारे नेताओं का इधर ध्यान ही नहीं है
कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम चल रहा है, या फिर हो सकता है कि वो इस चीज़ से घबरा रहे हों कि 33% महिलाएं लोकसभा में आ जाएंगी। कारण जो भी हो, अभी तक वो बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, पंचायतों के चुनाव में 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए। चलिए, ये बात सिर्फ मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं खुद एक फीमेल हूँ, मैं एक जनरल व्यू से बता रही हूँ आपको कि राजनीतिक न्याय को अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो उसका ये मतलब है। और देखिए, न्याय तभी, इस शब्द को अगर हम देखें, न्याय देने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई वर्ग या कोई जाति अगर पिछड़ गई है तो उसे उस रेस की दौड़ की लाइन तक लाने के लिए आरक्षण की सुविधा भी की जाए, तभी तो न्याय स्थापित होगा। एक वर्ग ऐसा था हमारी आज़ादी के समय जिसने संसाधनों का खूब उपयोग किया था, और एक वर्ग ऐसा था जब संविधान बन रहा था, एक वर्ग ऐसा भी था SC ST का जिसने कभी किसी संसाधन का यूज़ अपने हित में किया ही नहीं। तो इसलिए न्याय देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरक्षण जैसी सुविधा करनी पड़ेगी, ताकि जो रेस की लाइन है वहाँ पे सभी लोग समान रूप से आकर के खड़े हो सकें। अदरवाइज तो रेस करने का कोई फायदा ही नहीं है, उस दौड़ में वो जातियाँ, वो वर्ग फिर पिछड़ जाएंगे। तो इसीलिए न्याय चाहिए, न्याय देना है, ये उद्देश्य है। इसीलिए इसके ब्रॉड सेंस में हम देखते हैं कि आरक्षण जैसी व्यवस्था भी की गई है। शायद आप पहली बार प्रस्तावना को इतने ब्रॉड सेंस में पढ़ रहे होंगे, अदरवाइज सिर्फ शब्दों के अर्थ तक ही सीमित रखते हैं आप लोग इसे। चलिए, अब हम बात करते हैं न्याय के बाद दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता का। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर पूछा जाए कि हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता के कौन से शब्द हैं, तो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और देखिए, इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। हमने देखा था आर्टिकल 1 से 51 तक जब हमने पढ़ा था, उस समय हमने देखा था विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में, और आर्टिकल 19 हमारा है मूल अधिकार। इसके अलावा विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता हमने देखा था आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ये भी हमारे मूल अधिकार हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत 4 आर्टिकल हमने देखे थे, 25, 26, 27, 28, और इनको याद कैसे रखा जा सकता है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के 4 अनुच्छेद दिए गए हैं मूल अधिकारों में। इसको याद रखने का सबसे बेस्ट वे है कि हमारे 4 मेजर रिलीजन हैं, 4 बड़े धर्म हैं, जिनको हम कोई जुमला या कोई लाइन कोड करते टाइम भी काम में लेते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तो 4 बड़े धर्म हमने देखा, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो उसी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता के भी 4 अनुच्छेद हैं हमारे, 25, 26, 27 और 28। और ये बात हमारी प्रस्तावना में भी लिखी है, क्या कि विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, और ये हमारा मूल अधिकार भी है। तो अगर लिंक करके भी पूछा जाए कि वो कौन से अधिकार हैं जो प्रस्तावना में भी लिखित हैं और मूल अधिकार में भी हैं, तो आपको ये शब्द ध्यान रखने हैं। इसके बाद देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब बात आ गई है समता, समानता या इक्वलिटी की। अब देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी की। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमने देखा था, आर्टिकल 14 to 18 तक मूल अधिकारों में समानता की बात की गई है, और हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि किस तरह की समानता हम हमारे संविधान में या संविधान के माध्यम से भारत में चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे शब्द सिर्फ 2 दिए हैं, ये याद रखना है, जबकि 14 से लेकर 18 तक में तो बहुत डिटेल में डिफाइन किया गया है उन अधिकारों को समानता के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 शब्द हैं, एक स्टेटस, एक अपॉर्चुनिटी। जैसे हमने आर्टिकल 15 देखा था कि सार्वजनिक स्थलों पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा या नहीं होना चाहिए। ये मूल अधिकार है हमारा कि किसी के भी साथ
किसी भी पब्लिक प्लेस पे कोई तरीके का भेदभाव नहीं हो सकता। फिर हमने देखा था प्रतिष्ठा की अगर बात करें तो आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, और उपाधियों का अंत क्यों किया गया है वो हमने वहाँ पे बहुत डिटेल में देखा था कि किस तरह से अंग्रेज उपाधियां दे करके और हमारे भारतीयों के बीच में एक खाई का काम करते थे कि एक वर्ग खुद को कम आंकता था या कम समझता था और दूसरा वर्ग जिसे उपाधियां दी जाती थी वो वर्ग खुद को उच्च समझता था। तो हमने इसीलिए आर्टिकल 18 समानता के तहत उपाधियों का अंत कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे दो बात है, एक प्रतिष्ठा और अवसर की समता। हमारे भारत का ये उद्देश्य है कि यहाँ के सभी व्यक्तियों को समानता होनी चाहिए, स्टेटस में भी और अपॉर्चुनिटी में भी, उसमें किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब अगला देखिए, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, हमने देखा था आर्टिकल 21 लाइफ विद डिग्निटी। भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी गरिमा, अपनी डिग्निटी बनाए रखे, और ये मूल अधिकार है हमारा। तो देखिए यहाँ पे प्रस्तावना में भी इस बात को बहुत क्लियरली लिख दिया है कि तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए आदमी को, व्यक्ति को, नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जिए, इसके साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। अब ये बात देखिए, सारी चीज़ें सिर्फ राज्य ही निभाए ये जरूरी नहीं है कि जितने उद्देश्य हैं वो सारे राज्य ही प्राप्त करे। नहीं, जब तक भारत देश के नागरिक अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे तब तक हमारा संविधान, चाहे हम कितना भी खूबसूरत लिख दें उसे, वो हम पे लागू हो ही नहीं सकता। तो देखिए हमारा भी कुछ कर्तव्य है, इस देश के नागरिक होने के नाते हमारे भी कर्तव्य हैं। और जैसे ही इंदिरा गांधी को ये बात पता चली कि संविधान में इतनी प्यारी चीजें लिख दी गई हैं और राज्य के इतने सारे कर्तव्य हैं डीपीएसपी के तहत और इतने मूल अधिकार दे दिए गए हैं नागरिकों को, तो मूल कर्तव्य भी जोड़े जाने चाहिए। देखिए ये काम इंदिरा गांधी का है, याद रखना। इसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में ही हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। तो देखिए, और इसी तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए यहाँ के नागरिक भी काम करें, उनका भी ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखें। तो देखिए हमने देखा था कि अखंडता शब्द भी इंदिरा गांधी के द्वारा या उस समय की गवर्नमेंट के द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया शब्द है। तो देखिए ये हमारा तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी है। तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ये कहती है कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखे। इसके बाद देखिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी, फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी ये कहता है कि हमें भाईचारे के साथ बंधुत्व को बढ़ाते हुए इस भारत देश में रहना है। हमें वो काम करने हैं जिससे हमारे समाज में, हमारे देश में भाईचारा बढ़े। तो देखिए बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, और ये सारे क्या थे हमारे उद्देश्य। ये शब्द जो हमने अभी देखे हैं यहाँ से, उसके समस्त नागरिकों को सबसे पहले न्याय देना है, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद समता और बंधुता। ये शब्द हैं हमारे उद्देश्य, संविधान निर्माताओं का पर्पज, और इन्हें हमने डिटेल में देख लिया है। अब देखिए लास्ट एलिमेंट बचा है। अभी तक हमारे 3 एलिमेंट कंप्लीट कर लिए हैं हमने इस प्रस्तावना में। पहला एलिमेंट था कि संविधान को अधिकार देने का स्रोत क्या है। दूसरा एलिमेंट हमने देखा हमारे देश का नेचर कैसा है, भारत राज्य की प्रकृति कैसी है। तीसरा हमने देखा कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य था। तो देखिए ये वाली जो लाइनें हैं ये हमें हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य बताती हैं, पर्पज बताती हैं कि क्यों हमने संविधान को बनाया है। अब लास्ट हमारा एलिमेंट बचा है जो है संविधान को लागू करने की तिथि।
ये चौथा तत्व है लागू करने की तिथि। देखिए ये भी संविधान निर्माताओं ने लिख दिया है, संविधान लागू करने की तिथि, क्योंकि हो सकता है कोई अनाड़ी व्यक्ति वर्तमान में ये कह दे कि संविधान भारत में लागू हो गया, इस बात का क्या प्रमाण है, या मैं कैसे मान लूं कि भारत में संविधान का शासन है। क्योंकि देखिए हमारे देश में सर्वोच्चता है संविधान की, सुपरमेसी है संविधान की। बाकी जितने भी पद आप देखते हैं या जितनी भी संस्थाएं आप देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या अगर पद की हम बात करें तो राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, ये सारे पद अधिकार प्राप्त करते हैं हमारे संविधान से। तो सबसे ऊपर सर्वोच्चता, सुपरमेसी किसकी है हमारे देश में? संविधान की। और उस संविधान को ताकत कौन दे रहा है, ऊर्जा कौन दे रहा है, ये अधिकार कौन दे रहा है कि संविधान की सुपरमेसी है? हम भारत के लोग, हम ये ताकत दे रहे हैं, ये ऊर्जा दे रहे हैं संविधान को कि तुम सुपरमेसी में हो, सर्वोच्च हो हमारे देश में। तो देखिए यहाँ पे संविधान को लागू करने की तिथि के बारे में हम बात कर रहे थे कि यदि कोई कह दे कि कहाँ लिखा है कि संविधान लागू हो गया, मुझे तो नहीं पता भारत में संविधान लागू हो गया है क्या। तो देखिए हमारी प्रस्तावना में ही लिखा है कि संविधान लागू करने की तिथि क्या है। अब देखिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब ये है हमारे संविधान की लागू होने की तिथि। अब इस तिथि से एक फैक्ट तो आपका हिस्ट्री का भी क्लियर होता है। देखिए क्या बात चल रही है 26 नवंबर 1949 की, और यहाँ पे विक्रम संवत जो आया है वो है 2006। तो कैलकुलेशन करके यदि क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई थी और आपको प्रस्तावना याद है, तो आप तुरंत कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। देखिए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों को साथ साथ पढ़ने का मजा इसीलिए है कि एक तो देखिए इससे आपको ना इस संविधान की प्रस्तावना की खूबसूरती का एहसास होता है। जैसे इतिहास में हम जब राजतंत्र को पढ़ते हैं, राजा का शासन, तो देखते हैं कि किस तरह की कठोर नीतियां थी, कैसे किसानों पे, आम जनता पे शासक नियंत्रण करता था, कठोर नीतियां अपनाता था, किस तरह गुलामों का बाजार था। तो इस स्वतंत्र भारत में रहने का जो असली मजा है वो आपको फील हो पाएगा जब आप इतिहास और हमारे संविधान, प्रस्तावना, इन सबको एक साथ लेकर पढ़ते हैं। तो तभी तो इस स्वतंत्रता का, इस फ्रीडम का हमें एहसास होगा अच्छे से कि हम एक आज़ाद देश में जन्मे हैं, इस चीज़ का कितना बेनिफिट हमें मिला है, कितने प्यारे मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, और हम भागते हैं हमारे मूल कर्तव्यों को निभाने से। तो देखिए जब फील ही नहीं है किसी बात का, कि ना मूल अधिकार का फील है, ना संविधान की कोई फीलिंग है, ना हमारे प्रियम्बल की कोई फीलिंग है, तो हम कैसे किसी इंसान से ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाएगा। तो इसीलिए संविधान को तो नॉर्मली भी अगर आपको एग्ज़ाम नहीं भी देना, तब भी एक संविधान का मोटा मोटी आइडिया, कुछ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनका तो पता होना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए अब देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था, और इसीलिए 26 नवंबर को हम मनाते हैं विधि दिवस के रूप में। वर्तमान में 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। लेकिन हमने संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। देखिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे खड़े होके लाहौर में ये भाषण दिया कि 26 जनवरी को हम हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन क्योंकि हमें ब्रिटेन ने आज़ाद किया, तो वो 15 अगस्त को हमें आज़ादी दे दी गई, वो हमारे नियंत्रण में नहीं थी। उस तारीख पे हमारा नियंत्रण नहीं चला, लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि पे तो हमारा पूरा नियंत्रण था।
तो इसीलिए हमने उस डेट को चुना 26 जनवरी को, और 1950 से इस संविधान को लागू किया। तो 26 जनवरी डेट क्यों चूज की, ये भी आज आपको पता चला। देखिए, अब ये मनाते हैं हम विधि दिवस के रूप में। मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा। अब इन 3 शब्दों का महत्व जानना है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इसके बाद प्रस्तावना के हमारे सारे शब्द, उनका अर्थ भी हमने समझ लिया है, महत्व भी जान लिया है। देखिए, सबसे पहला शब्द यहाँ पे है अंगीकृत। अंगीकृत का मतलब है एडॉप्ट करना। जैसे हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो कहते हैं ना कि किसी ने चाइल्ड अडॉप्ट कर लिया, या सुष्मिता सेन ने 2 बेटियां अडॉप्ट कर ली हैं। तो देखिए, अडॉप्ट करने का मतलब है कि अपना लिया है, अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है। अडॉप्ट करने का मतलब है कि पूरी तरह से अब वो आपका हिस्सा है, आपका परिवार है। तो हमने भी संविधान को अंगीकृत किया है। अंगीकृत का मतलब है एडॉप्ट किया है, हमने संविधान को अपना लिया है, अपना मान लिया है, हमारे परिवार का, यानी हमारा हिस्सा है अब हमारा संविधान, हमारे जीवन का हिस्सा है हमारा संविधान। ये सेंस है यहाँ पे अडॉप्ट का। इसके बाद देखिए अधिनियमित। अधिनियमित है इनेक्ट करना। इनेक्ट से ज़्यादा अच्छा शब्द है अधिनियमित। अधिनियमित, अब यहाँ पे देखिए, हम भारत के लोग और इस संविधान को अधिनियमित कर रहे हैं, यानी हम भारत के लोग ये मान रहे हैं कि हम अपना संचालन करेंगे इस संविधान के अनुसार। हम संविधान के अधीन हैं और संविधान के अधीन रहते हुए हम खुद को नियमित कर रहे हैं। अधिनियमित का मतलब है कि हमारा संविधान हम पे लागू है, हावी है, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारा रेगुलेशन होता है, हम नियमित होते हैं। तो ये अधिनियमित का अर्थ है। अब देखिए आत्मार्पित, ये सबसे ज़्यादा प्यारा शब्द है आत्मार्पित। हमने अपनी आत्मा को अर्पित कर दिया है हमारा संविधान। सबसे पहले हमने अंगीकृत किया, अपना लिया, उसके बाद हमने खुद को अधीन माना संविधान के, क्योंकि हम सभी संविधान के अधीन हैं, या संविधान के सामने हम सभी बराबर हैं। तो देखिए, और अधीन रहते हुए हमने संविधान को खुद पे नियमित किया है। और तीसरा शब्द है कि हमने संविधान को आत्मार्पित किया है, अपनी आत्मा को अर्पित कर दिया है। क्योंकि देखिए, आत्मा के लिए कहा जाता है आत्मा अजर है, अमर है। हम और आप एक जीवन में आते हैं, फिर मृत्यु होती है, उसके बाद का क्या होता है पता नहीं, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। और हमारा संविधान भी क्या है, अजर है और अमर है। इसीलिए हमने उसे सोल को, आत्मा को अर्पित किया है, ताकि वो संविधान हमेशा अजर रह सके, अमर रह सके। तो ये बहुत ही प्यारा शब्द है। इसके साथ हमारी प्रस्तावना कंप्लीट होती है। और देखिए, क्योंकि हमने आत्मा को अर्पित किया है जो कि अजर है, अमर है, तो इसीलिए भारत के संविधान को लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, जीवित संविधान कहा जाता है। देखिए, उसके पीछे का कारण तो ये है कि हमारे संविधान में लगातार संशोधन होते रहे हैं, जिसके थ्रू संविधान ने खुद को हमेशा नया बनाए रखा है। अगर संशोधन नहीं होते तो संविधान मृत संविधान कहलाता, लेकिन बहुत अच्छे संशोधन हुए हैं, तरक्की की तरफ बढ़ने के लिए संशोधन हुए हैं। हमारा देश एक तरक्की करे इसलिए संशोधन हुए हैं, तो वो बहुत अच्छे संशोधन हैं। इसीलिए हमारा संविधान जीवित संविधान है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि किस देश का संविधान लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन या जीवित संविधान है, तो वो हमारा ही देश है, भारत देश है, जिसका संविधान लिविंग संविधान यानी जीवित संविधान है। ये हमने प्रस्तावना कंप्लीट पढ़ ली है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज की क्लास को पढ़ करके। अब देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, या संविधान की आत्मा मूल अधिकार हैं, ये बात किसने कही है। तो भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कही है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको उलझाना चाहे तो वो ये पूछ सकता है कि प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है।
हमारे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुरदास भार्गव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इसके बाद प्रस्तावना को पहचान पत्र की संज्ञा किसने दी है? तो N.A. पालखीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को पहचान पत्र की संज्ञा दी है। तीसरा है संविधान की जन्म कुंडली, कॉन्स्टिट्यूशन का होरोस्कोप किसने कहा है? तो देखिए K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का होरोस्कोप कहा है। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो देखिए ये तीनों फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है, आप इन तीनों को याद रखना, क्योंकि बार बार मूल अधिकारों का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अब कुछ नया भी पूछा जा सकता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जहां से आपके फैक्ट एक्चुअल में क्लियर होते हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने प्रस्तावना पढ़ ली है, मुझे प्रस्तावना याद है और उसकी भावनाएं भी पता हैं, उसका मोटिव भी पता है। तो देखिए अब करते हैं क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चन को लगाने से पहले आप प्रस्तावना को याद जरूर कर लेना। ये मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि प्रस्तावना को याद जरूर कर लेना। कुछ याद तो आपको हो ही गई होगी इस क्लास के माध्यम से, और दूसरा फीलिंग्स और उन शब्दों का महत्व है, उनकी भावनाएं, क्यों वो शब्द जोड़े गए, ये तो आपके क्लियर हो गए हैं आज। लेकिन प्रस्तावना को एक या दो बार याद करके किसी को सुना देना या खुद से लिख लेना, ताकि अब क्वेश्चंस करते टाइम आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जो भावनाओं से या शब्दों से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन अगर फैक्ट के रूप में कि कौन सा शब्द पहले था कौन सा बाद में था, तो वहां पे उलझ सकते हैं अगर आपको प्रस्तावना एज इट इज वर्ड टू वर्ड याद नहीं है तो। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो हमने अभी देखा कि हमारी प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, वो हमारे संविधान का आईना है, उसमें हमारे संविधान निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है, हमें दिखाई देता है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि मूल अधिकारों में क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि मूल अधिकार तो संविधान का एक भाग है, पार्ट है, यानी भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, जबकि उद्देशिका हिस्सा, अंश है हमारे संविधान का, ना कि भाग 1 भाग 2 इस तरह से किसी भाग में है। 22 मूल संविधान में जो 22 भाग थे उनमें किसी में प्रस्तावना नहीं है, प्रस्तावना का एक अलग ही पृष्ठ है स्टार्टिंग में। तो इसीलिए बेरूबारी वाले मामले में प्रस्तावना को भाग नहीं माना था संविधान का, लेकिन याद रखना 1973 से अब तक हमने संविधान की अभिन्न अंग या अभिन्न हिस्सा माना है प्रस्तावना को। तो हमारे निर्माताओं का जो मत प्रतिबिंबित होता है वो उद्देशिका में होता है, क्योंकि ये सभी तो संविधान के भाग हैं जिनमें, जैसे डीपीएसपी की बात करें तो सिर्फ राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं, इससे हमें पूरे संविधान के बारे में पता नहीं चलता। ना ही सिर्फ मूल अधिकार पढ़ लेने से ये पता चलता है कि हमारे देश में शासन प्रणाली कैसी है, ना ये पता चलता है कि राज्य के कर्तव्य कैसे हैं, जबकि उद्देशिका को पढ़ लेने से हमें सारा मामला समझ में आ जाता है, पता चल जाता है कि हमारे संविधान ने नागरिकों को कैसे अधिकार दिए हैं, शासन प्रणाली किस तरह की हम चाहते हैं, हमारे देश का नेचर कैसा है, किस उद्देश्य से संविधान बनाया गया, ये सारे मत प्रतिबिंबित होते हैं, दिखाई देते हैं किसमें, उद्देशिका में। तो आई होप आप बाकी के 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता, ये गलत है। उद्देशिका को तो भारत के संविधान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा या भाग माना जाता है। उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, नहीं, ऐसा हमने कहीं भी पूरी प्रस्तावना पढ़ते समय नहीं देखा कि प्रस्तावना में कहीं भी विधायिका का उल्लेख किया गया हो या उसको दी जाने वाली शक्तियों को नियंत्रित करना या शक्ति प्रदान करना, ऐसा कोई शब्द, कोई लाइन हमने प्रस्तावना में नहीं देखी। तो दूसरा कथन गलत है। उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा
प्रस्तुत किया गया था। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। उद्देशिका या प्रस्तावना का उद्भव ही इसी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। तो ये तीसरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो इसने पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो पहला और दूसरा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा क्रम सही है। अब यहाँ पे काम आती है प्रस्तावना याद की हुई। सिर्फ शब्दों का अर्थ या महत्व या भावनाएं समझ लेना एक हिस्सा है प्रस्तावना का, दूसरा हिस्सा है प्रस्तावना कंठस्थ होना, पूरी तरह से वर्ड टू वर्ड याद होना। तो देखिए, हमने देखा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सीक्वेंस था। और इन पांचों शब्दों से हमें पता चलता है हमारे देश का नेचर, हमारे भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है। तो प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन निहित है। याद रखना, संविधान की प्रस्तावना में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये गलत है। हमने प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द देखा था, उसमें डिफाइन नहीं था वहाँ पे कि प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, लेकिन हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसे? शब्दों में नहीं, इसकी भावना को समझना कि कैसे हमारा लोकतंत्र अप्रत्यक्ष है। क्योंकि हम जो भारत की जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, वो प्रतिनिधि कार्य करते हैं और वो कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, और वो कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। हमारे शासन में सीधी भागीदारी जनता की नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी है। तो इसीलिए भारत में अगर पूछ भी लिया जाए कि किस तरह का लोकतंत्र है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है स्विट्जरलैंड में, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। शायद ये आज ही आपको पता चला हो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। हो सकता है आज तक आप ये सोच रहे हो कि भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नहीं, याद रखना, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जा करके अपना कार्य करते हैं और वो प्रतिनिधि पीएम को चुनते हैं, वो प्रतिनिधि हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो हमारा सीधी भागीदारी नहीं है। दूसरा, साम्यवादी स्वरूप। इसका आंसर तो हमने देख लिया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी के तीनों शब्दों को भी देख लें ताकि हमें कोई डाउट ना रहे। साम्यवादी स्वरूप क्या होता है सरकार का? जैसे इसका एग्जाम्पल है चीन। चीन के अंदर साम्यवादी स्वरूप है। साम्यवादी के अंदर ये समाजवाद का एक अगला स्टेप है। साम्यवादी कम्युनिज्म, साम्यवादी समाजवाद का अगला स्टेप है, और इसमें कहीं ना कहीं अराजकता का पुट रहता है। तो इसलिए साम्यवादी को हम तो अच्छा नहीं मानते, चीन है साम्यवादी, तो भारत का तो साम्यवादी स्वरूप नहीं है। ये है नास्तिक, नार्तिक नहीं, नास्तिक। नास्तिक राज्य, हमने देखा भारत ने पंथ निरपेक्षता को अपनाया है। हमारी प्रस्तावना में शब्द लिखा है पंथ निरपेक्ष, लेकिन हम नास्तिक नहीं है। नेगेटिव सेंस में हमारा पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं है, हमने पॉजिटिव सेंस में लिया है सभी धर्मों का सम्मान करना, ये हमारा सेंस है। तो नास्तिक राज्य भारत नहीं है। याद रखना, भारत सभी धर्मों का सम्मान करने वाला राज्य है। अब देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ कौन सा है या क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ होता है आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। और ये हमारे संविधान निर्माताओं ने, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ठीक शुरुआत में ही ये शब्द लिख दिया है, जिसका अर्थ है आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, बिना किसी दबाव के, बिना किसी नियंत्रण के। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? ये आ ही गया क्वेश्चन के रूप में, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, ना ही दोनों का मिश्रित रूप है, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है।
भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है? तो देखिए, एक तो हमने ये लाइन देखी है अभी प्रस्तावना या उद्देशिका में। दूसरा मैंने बताया था आर्टिकल 38 की यही लाइन है, डीपीएसपी का जो आर्टिकल 38 है उसमें यही लाइन लिखी गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, और ये कर्तव्य है हमारे राज्य का, हमारी सरकार का। तो 1 और 3 में मूल अधिकारों में ये लाइन नहीं है, ना ही मूल कर्तव्य में है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर है। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? अब देखिए, यहां पे कंफ्यूज हो सकते हो इस क्वेश्चन में। 13 दिसंबर 1946 को तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा के सामने। पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। तो ये दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना कि यदि पूछा जाता उद्देश्य प्रस्ताव को कब रखा गया था तो 13 दिसंबर 1946 को। अब पूछा क्या जा रहा है, कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। एक डेट इसमें है 3 जून 1947। इस डेट को देख लेते हैं। माउंटबेटन ने इस डेट को 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के विभाजन का खाका प्रस्तुत किया था। जो दुख भरी घड़ी हमारी थी वो थी 3 जून 1947। इसी दिन विभाजन का खाका प्रस्तुत किया गया था। अब एक डेट है 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना को डिटेल में अभी जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा इस दिन को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 नवंबर 1949 वो डेट है जिस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। और 24 जनवरी को एक फॉर्मल मीटिंग हुई जिसमें संविधान पे 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे, और 26 जनवरी को हमने इसे लागू किया था। आप भी जब कभी भी क्वेश्चंस लगाओ या अपने सेट सॉल्व करो तो उस समय चारों ऑप्शन को हमेशा देख लिया करो, रिकॉल कर लिया करो, उससे ना एक कॉन्फिडेंस आता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। किसका संशोधित संस्करण है? उद्देश्य प्रस्ताव का, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। और अभी हमने देखा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। इसके अलावा भी दोनों देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट क्या है? ये नेहरू रिपोर्ट है 1928 की। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने संविधान का एक प्रारूप या एक खाका तैयार किया था 1928 में, लेकिन वो क्यों प्रस्तुत नहीं हो पाया या क्यों लागू नहीं हो पाया? क्योंकि ब्रिटेन की संसद ने उसे नकार दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। और देखिए, क्योंकि 1928 में हम स्वतंत्र नहीं थे तो इसलिए हम वो नहीं मान पाए, वो संविधान हम पे लागू नहीं हो पाया। तो नेहरू रिपोर्ट उसी को कहते हैं। एक है अगस्त प्रस्ताव। याद रखना, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, इन तीनों का ही संबंध संविधान से है। लेकिन नेहरू रिपोर्ट और अगस्त प्रस्ताव ये हमारे लिए नहीं मायने रखती या कम मायने रखती है, क्योंकि इनसे हमारा संविधान नहीं बना। हमारा संविधान बना है उद्देश्य प्रस्ताव से, प्रस्तावना बनी है, और हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में जो आया है वो है उद्देश्य प्रस्ताव। वो दोनों पहले के थे जिनको हमने नहीं माना। पहले नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटेन की संसद ने नहीं माना और अगस्त प्रस्ताव को हमने नहीं माना। क्यों? क्योंकि अगस्त प्रस्ताव देखिए 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो, इससे आपको उस समय का वायसराय भी याद हो जाएगा। देखिए 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने एक अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था हमारे लोगों के सामने, लेकिन हमने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट देने का दर्जा मिल रहा था या भारत को डोमिनियन स्टेट बना रहे थे। और इसमें लिखा गया था इस अगस्त प्रस्ताव में कि भारत का जो संविधान बनेगा उसमें मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। तो इस बात पे हम अड़ गए कि मुख्यतः भारतीयों का क्या मतलब है, यानी इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटेन के जो लोग हैं वो भी शामिल होंगे। तो ये हमारा पूर्णतः भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान तो नहीं होगा।
तो इसमें बाकी 3 क्लोज और भी थे, कुल मिलाकर 5 बातें थी इस अगस्त प्रस्ताव में जो कि हमें मंजूर नहीं थी, तो इसलिए हमने इस अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। और एक चीज देखिए, किस समय में, किस काल परिस्थिति में अगस्त प्रस्ताव रखा गया था? जब विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और शुरुआती दौर में जर्मनी बहुत लीड कर रहा था और ब्रिटेन की हालत बहुत खस्ता हो रखी थी 1940 वाले समय तक। तो देखिए, इसलिए भारत में कहीं कोई उपद्रव ना हो जाए, भारत कहीं स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन ना करने लग जाए, और ब्रिटेन को ये भी डर था कि ये कॉलोनी के रूप में हमसे छूट ना जाए, हमारे हाथों से निकल ना जाए भारत। तो इसलिए वो ना भारतीयों को कहीं ना कहीं लॉलीपॉप देने का काम कर रहे थे। लेकिन हम भी कोई कम नहीं है, हम इस बात को, इस चाल को तो हम समझ गए थे और हमने अगस्त प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। तो ये था अगस्त प्रस्ताव। हमारा क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण किसका है? तो वो आंसर है उद्देश्य प्रस्ताव का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? अब यहाँ पे फिर से काम आता है कि आपने सीक्वेंस याद की है या नहीं की है। तो देखिए, स्वतंत्रता हमने देखा, धर्म की स्वतंत्रता है, आर्थिक न्याय है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की है, आर्थिक न्याय की बात की है। राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, राजनीतिक न्याय की बात है। इसके अलावा अवसर की स्वतंत्रता, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, सॉरी, अवसर की भी स्वतंत्रता नहीं है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, तो ये भी गलत है। विचार की स्वतंत्रता, बिल्कुल। सीक्वेंस स्वतंत्रता का क्या था? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो उसमें विचार की भी स्वतंत्रता है, धर्म की भी स्वतंत्रता है। तो 1 और 5 इसका राइट आंसर है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, ना कि स्वतंत्रता की। तो इसलिए वर्ड टू वर्ड आपको याद कर लेनी है प्रस्तावना। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में थे, यानी हमारे जो मूल प्रस्तावना थी उसमें भी थे। तो देखिए, एकता और लोकतंत्रात्मक, ये दोनों शब्द हमारे मूल प्रस्तावना में थे, क्योंकि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इन दोनों शब्दों को 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, ये 2 नहीं, ये 3 और 4, और सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, ये क्रम अनुसार व्यवस्थित तभी हो पाएंगे जब हमें प्रस्तावना वर्ड टू वर्ड याद हो। तो सबसे पहले हमने बात की थी न्याय की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके बाद बात की थी स्वतंत्रता की। कौन सी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद बात की थी प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और फिर लास्ट में वर्ड था हमारा बंधुत्व। तो आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता और फिर बंधुत्व, ये सीक्वेंस था। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देशिका संविधान का एक अंश है, बिल्कुल, ये बात तो एकदम ठीक है। इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, बिल्कुल। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, बिल्कुल, 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था? नहीं, ये बात गलत है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, क्योंकि सही नहीं वाला कथन हमें बताना था। पंथ निरपेक्ष को भी समाजवादी के साथ ही 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चंस करने का फायदा बहुत है।
यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये ठीक बात है। कैसे? डीपीएसपी और प्रस्तावना, प्रस्तावना या उद्देशिका, तो डीपीएसपी और प्रस्तावना दोनों ही न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं है। इन्हें कभी भी कोई व्यक्ति न्यायालय में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के चुनौती नहीं दे सकता, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी इन्हें बाध्यकारी रूप से लागू नहीं करवा सकती हैं। ना ही डीपीएसपी को बाध्यकारी बना सकती है न्यायालय, और ना ही प्रस्तावना को। ये दोनों हमारे संविधान के वो भाग हैं जिनको कभी चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि देखिए इनमें भावनाएं अंतर्निहित हैं। जब हमने आर्टिकल 1 से 51 तक को डिटेल में पढ़ा था, तब हमने देखा था कि डीपीएसपी पे क्यों कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता, क्यों उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, और क्यों कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय उसे बाध्यकारी रूप से लागू नहीं करवा सकता। ये दोनों चीजें हमने देखी थी। तो डीपीएसपी की तरह ही प्रस्तावना को भी, उद्देशिका या प्रस्तावना कह लीजिए, इसे भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है ये। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमने देखा कि संविधान निर्माताओं की भावनाएं, उनकी फीलिंग्स, उनके पर्पज ही तो है प्रस्तावना के अंदर। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उद्देशिका उस स्रोत को बताती है। बिल्कुल, हमने पहला शब्द ही यही देखा, हम भारत के लोग, हम ही हैं जो संविधान को ये अधिकार प्रदान करते हैं। हम ही लोग हैं जो संविधान की एनर्जी का सोर्स हैं। तो इसीलिए उद्देशिका उस स्रोत को, बिल्कुल, और वो स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, हम ही वो सोर्स हैं जो संविधान को ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं। तो ये लाइन तो बिल्कुल आप अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो कि स्रोत क्या है? हम भारत के लोग हैं, जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इसमें तीनों ही कथन बिल्कुल ठीक हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख है? तो प्रतिष्ठा की समानता है, अवसर की समानता है, लेकिन विचारों की समानता नहीं, विचारों की स्वतंत्रता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। ए, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट या समाहित नहीं है? तो विचारों की स्वतंत्रता बिल्कुल समाहित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी समाहित है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक न्याय है। और विश्वास की स्वतंत्रता, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो समाहित क्या नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता। कहीं से कहीं तक ये शब्द समाहित नहीं है। आर्थिक न्याय जो शब्द है वो समाहित है। भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है? हमने देखा, सबसे पहले सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक, 3 तरह के न्याय प्रदान करती है। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, कहीं से कहीं तक कोई शब्द हमारी पूरी प्रस्तावना में नहीं है। आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो 1, 3 और 4 करेक्ट है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया और कुछ शब्द जोड़े। ये बिल्कुल ठीक बात है, और अभी तक मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो इंदिरा गांधी ने किया था, और वही ऐसा कर ही सकती थी, हमने देखा। तो इसका क्रम देखना है। तो सबसे पहला शब्द है समाजवादी, फिर है पंथ निरपेक्ष, और फिर है अखंडता। अब निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल है। और यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना अभिन्न अंग है, ये कब कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के अपने वर्डिक्ट में, जो केशवानंद भारती मामला था, उसमें निर्णय देते समय ये कहा था कि प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। और यदि पूछा जाए कि वो कौन सा संशोधन या कौन सा मामला था भारत का जिसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना भाग नहीं है,
तो 1960 का बेरूबाड़ी वाला मामला, जिसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो दोनों ही मामले, लेकिन इस बात की टेंशन मत लो कि इन दोनों मामलों को पढ़ा नहीं हमने, क्योंकि हम जितने भी इम्पोर्टेंट वाद हुए हैं भारत में, तो उनको हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। कम से कम 15 जो वाद हैं उनको तो डेफिनेटली देखने वाले हैं। अगला स्टेटमेंट है, प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। नहीं, ऐसी कोई भी बात हमने पूरी प्रस्तावना में नहीं पढ़ी जहां पे विधायिका या संसद या किसी शक्ति का उपयोग करना या नियंत्रण करना, ऐसी ना तो कोई भावना ना ही कोई बात हमारे सामने आई। तो ये दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, केवल पहला कथन सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। बिल्कुल, सबसे पहले संविधान सभा यही तो काम कर रही थी ना, कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, फिर उस पर विचार विमर्श किया गया, फिर उसे पारित किया गया। तो पारित किया गया यानी अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया। बिल्कुल। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शामिल किए गए। हाँ बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अब फिर से विचार करना है हमें, तो करते हैं विचार। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है। बिल्कुल, इसमें तो हमने राफेल वाला एग्जाम्पल भी देखा है कि पंथ निरपेक्षता को किस तरह हमने पॉजिटिव सेंस में लिया है, और इसका एक अभी रिसेंट का एग्जाम्पल हमने देखा कि हमारा राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है। इसके बाद भारतीय संविधान लोकतांत्रिक और साम्यवादी दोनों प्रकार के समाजवाद का प्रावधान करता है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। भारत लोकतांत्रिक समाजवाद का जरूर प्रावधान करता है, लेकिन साम्यवादी और लोकतांत्रिक दोनों का मिश्रित नहीं है। देखिए, साम्यवादी शब्द इससे पहले भी आया था। मैंने बताया कि साम्यवादी कम्युनिज्म अराजकता का पुट है, उसमें अराजकता है, लेकिन हमारे भारत के पूरे संविधान में, पूरी प्रस्तावना में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे संघर्ष का पता चलता हो, वर्गों में आपस में संघर्ष हो। नहीं, हमारा संविधान इतना प्यारा, इतना खूबसूरत है कि इसमें बंधुत्व की बात, इसमें सब लोगों के हित की बात, ये सब बातें निहित हैं, ना कि कहीं कोई अराजकता, कोई संघर्ष, इनके बारे में नहीं है। और साम्यवादी, देखिए इसके लिए एग्जाम्पल चीन आप याद रखोगे तो आपके लिए वर्ड बहुत अच्छे से, इसका अर्थ समझना ना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। चीन ने साम्यवादी कम्युनिज्म को अडॉप्ट कर रखा है। तो चीन किस तरह से काम करता है वो हम सब जानते ही हैं। भारत लोकतांत्रिक समाजवाद को मानता है, ये याद रखना। तो दूसरा कथन है गलत, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से भारत को निम्न रूप में वर्णित किया गया है। ये पूछना चाह रहा है कि हमारी जो प्रस्तावना, मूल प्रस्तावना थी, उसमें कौन कौन से शब्द थे। तो हमें याद है कि 1976 में आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो देखिए, इन शब्दों को हटा दो यहाँ से, समाजवादी को हटा दो, धर्मनिरपेक्ष को हटा दो, तो बचा क्या? संप्रभु और लोकतांत्रिक। बिल्कुल, ये हमारी मूल प्रस्तावना में थे। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। ये हमारा प्रस्तावना का चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसके हमने क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। आई होप आपको प्रस्तावना की आज वाली क्लास अच्छी लगी होगी। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम वाद पे करेंगे। जितने भी मामले जो न्यायालय में पहुंचे और न्यायालय ने बहुत बड़े वर्डिक्ट उसमें दिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।